के सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में अपने 37वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AIIFA स्टील महाकुंभ प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। इस मौके पर ग्रीन स्टील के भविष्य एवं तकनीकी विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक प्रतिनिधियों और नवप्रवर्तकों को एक बड़े मंच पर लाया गया है, ताकि भारत के इस्पात उद्योग के भविष्य को बड़ा आकार दिया जा सके। ऊर्जा विभाग के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मेरे साथी और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी, आईफा के प्रेसिडेंट योगेश मानधनी जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डॉक्टर पी अनबलगम जी, रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनडीपी इंडिया मैडम एंजेला लुसिगी, एमडी लॉयड मेटल्स श्री बालू सुब्रमण्यम प्रभाकरन, डायरेक्टर इलेक्ट्रोथेम इंडिया लिमिटेड श्री सूरज भंडारी, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल आईआईएफए श्री कमल अग्रवाल, इस सभागार में उपस्थित स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आईफा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने स्टील एक्स 2025 आयोजित किया और इसका नाम रखा स्टील महाकुंभ। और
महाकुंभ का अर्थ होता है कि अलग अलग जगह से जब लोग एकत्रित आते हैं और विचारों का और संस्कारों का चिंतन और मंथन होता है, उसका आदान प्रदान होता है, वही महाकुंभ कहलाता है। और मुझे देखकर बहुत खुशी है कि भारत के कई राज्यों से स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लीडर्स हैं, वे सारे यहां पर एकत्रित हैं और केवल स्टील इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात नहीं चल रही, तो स्टील इंडस्ट्री विश्व के भविष्य में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, इसकी चर्चा इस महाकुंभ में चल रही है। ये देखकर मैं बहुत ही अभिभूत हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी थीम ये सस्टेनेबल ग्रीन स्टील, इस थीम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जिस समय पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उस समय कई लोग ये मानते थे कि जिस प्रकार के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करने पर और जिस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर मोदी जी ने हस्ताक्षर किए हैं, ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी अभी हमारे आदरणीय मंत्री महोदय प्रहलाद जी ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समय से पहले ये करके दिखाया है और अब भारत उन देशों में शुमार होता है जो केवल सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करते, जो सस्टेनेबिलिटी क्या है इसको प्रैक्टिस में लाकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हां, हमने ये करके दिखाया है। और इसी के चलते हमारा अगला विजन जो स्टील इंडस्ट्री के लिए है, वो एक और स्टील का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसकी कॉस्ट कम करना और उसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी लाना। और अब जो ग्रीन स्टील का एक नया मार्केट तैयार हुआ है, उस मार्केट को धीरे धीरे डोमिनेट करना, इस और भारत की जो हमारी नीति है वो बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी यहां पर बैठे हुए आप सब लोगों की है, क्योंकि आप सब लोग मिलकर अगर ये तय करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से यह संभव है। आदरणीय मंत्री जी ने हमारे सामने केंद्र सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन की जो एक व्यवस्था खड़ी की है, उसके बारे में कई चीजें हमारे सामने बताई और एक नया मिशन ग्रीन स्टील के लिए, जिसमें केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपया निवेश करने वाला है, उसको भी हमारे सामने उसकी आउटलाइन रखी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी परिस्थिति में हमें आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा और इसको अवसर के रूप में देखकर हमें आगे बढ़ना होगा। मैं महाराष्ट्र की ओर से यह आश्वासित करना चाहता हूं कि जहां एक और एनर्जी ट्रांजिशन प्लान में महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ी पहल की है और जहां 2023 में महाराष्ट्र के एनर्जी मिक्स में मात्र
13% रिन्यूएबल था, आज हम 25% पर है और 2030 में हम लोग करीब 58% तक चले जाएंगे। 58% ऑफ आवर पावर विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सारे ट्रांजिशन में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, कुसुम जैसी योजना जिसमें महाराष्ट्र लीडर है, आज उसका परिणाम क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा जब स्टील की बात करते हैं तो जैसे उसका प्राइमरी और सेकेंडरी रॉ मटेरियल होता है, वैसे स्टील का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल ये पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट का एक बड़ा असर ये हमारे स्टील मेकिंग पर होता है, उसकी इंटरनेशनल फिजिबिलिटी पर, मार्केट पर उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। और हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से हमारे ऊर्जा स्रोतों का सस्टेनेबिलिटी की ओर ट्रांजिशन किया है, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 2026 के दिसंबर तक महाराष्ट्र के किसानों को जो हम 16,000 मेगावाट बिजली देते हैं, उसमें से हर यूनिट, एवरी यूनिट ऑफ पावर विल कम फ्रॉम सोलर। तो पूरा का पूरा हम एनर्जी ट्रांजिशन वहां पर कर रहे हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि ओवरऑल पावर कॉस्ट में यह मिक्स होने के कारण किसानों को सस्ते में पावर देने के लिए जो सब्सिडी हम उद्योगों से वसूल करते थे, अब उस सब्सिडी को धीरे धीरे हम समाप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेडिक्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो 2005 से लेकर 2025 तक हम लोगों ने हर साल, एवरी ईयर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेगुलेटर ये करता है, हम तो करते नहीं है, सरकार के हाथ में कुछ होता नहीं है। हमारे रेगुलेटर ने हर साल बिजली की कीमत, पावर की कीमत 9% से बढ़ाई है, एवरी ईयर 9%। बट 2025 से 2030 तक का मल्टी ईयर टैरिफ अभी रेगुलेटर ने मंजूर किया है। अब इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता और इस टैरिफ में हर साल हम लोग बिजली के रेट उद्योगों के लिए भी हर साल कम करने वाले हैं और आज से 2030 में करीब 10% कम रेट ये बिजली का होगा। हर साल हम इसमें कटौती करेंगे। तो अब हमारे उद्योगों को यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली के रेट कितने बढ़ेंगे, वो घटने वाले हैं, वो बढ़ने वाले नहीं है। एक प्रेडिक्टेबिलिटी हमने उसमें लाई है। और इसके साथ साथ आज जिसका उल्लेख यहां पर हुआ, गढ़चिरौली जैसा एक हमारा इलाका जो केवल नक्सलवाद के लिए, माओवाद के लिए जाना जाता था, और हम छोटे थे तब से सुनते थे कि टाटा तो पहले गढ़चिरौली आए और यहां पर प्लांट लगाना चाहते थे, लेकिन उस समय की हालत ऐसी थी कि वो नहीं लगा पाए, इसलिए वो टाटानगर चले गए, वहां जाकर उन्होंने टाटानगर बसा लिया। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में वहां से माओवाद को समाप्त कर दिया है और अब देश की नई स्टील सिटी ये गढ़चिरौली बनने जा रही है। ये हमारे लॉयड मेटल्स के श्री प्रभाकरन जी यहां पर है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, मिस्टर प्रभाकरन, कि जिस समय उन्होंने शुरुआत की तो बड़ी कठिनाई थी। उस समय माओवादी अपने चरम पर थे, लेकिन मैंने उनको यह धारस दिया था कि आप मैदान में पैर रखिए, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे।
और उन्होंने पूरी ताकत के साथ वहां पर कदम रखा, वहां पर माइनिंग शुरू की। शुरू में माओवादियों ने कई हमले भी किए, लेकिन बाद में कम्युनिटी एंगेजमेंट हुआ और जैसे ही लोकल कम्युनिटीज को ध्यान में आया कि हमारे हित के लिए ये चल रहा है, हमें इसमें से पैसा मिल रहा है, हमारे लिए लाइवलीहुड तैयार हो रहा है, तो परिणाम ऐसा हुआ कि लोकल कम्युनिटीज ने माओवादियों को नकारा और स्टील माइनिंग को, स्टील इंडस्ट्री को स्वीकारा। और आज उसका परिणाम यह है कि इतनी सुंदर इकोसिस्टम अब वहां पर खड़ी हुई है और जिस प्रकार से माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री वहां पर खड़ी हो रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज तो हम देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर है, योगेश जी 4th। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। हम देश में पहले स्थान पर अगले 8 सालों में आएंगे। और आज भी आपने देखा जिस प्रकार से निवेश, आज करीब 80,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में स्टील के सेक्टर में हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगा। और इससे पहले हम लोग 5 लाख करोड़ के ऐसे ही निवेश ऑलरेडी साइन कर चुके, जो अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंगेजमेंट में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई स्टील की इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस इकोसिस्टम को शुरू करते समय एक बात का ध्यान हमने रखा है, गढ़चिरौली ये बायोडायवर्सिटी का इलाका है। वेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ये गढ़चिरौली में है। हम जल, जमीन और जंगल को नष्ट नहीं करना चाहते, हम बायोडायवर्सिटी को नष्ट नहीं करना चाहते। इसलिए हमने तय किया, पहली बात तो तय की कि गढ़चिरौली में हम लोग 5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। उसमें से 40 लाख हमने लगा दिए, 5 करोड़ पेड़ हम वहां लगाएंगे और उसको आज जितना ग्रीन है उससे ज्यादा ग्रीन हम बनाएंगे। लेकिन दूसरा हमारा प्रयास यह है कि गढ़चिरौली में पूरी जो स्टील की इकोसिस्टम है इसको ग्रीन स्टील की ओर हम कैसे ले जाए। और इस दृष्टि से केंद्र सरकार के साथ और कई अलग अलग लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम लोग एक सस्टेनेबल रेट में अगर गैस गढ़चिरौली तक पहुंचा पाए तो एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम हम लोग वहां पर तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हमने समृद्धि महामार्ग बनाया उस समय हमने पोर्ट से लेकर नागपुर तक की गैस पाइपलाइन हमारे पास तैयार है। इसलिए हम लोग एक वैल्यू चेन गैस की तैयार कर सकते हैं। उस दृष्टि से हम लोगों का भी ध्यान जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसमें हम लोग कुछ कर पाएंगे। आज महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इसमें भी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। और अब चूंकि केंद्र सरकार, भारत सरकार इसमें बहुत अच्छे मिशन ला रहा है तो इसके कारण इसके प्राइसिंग में और इसकी चेन तैयार करने में हमको आसानी जाएगी। तो हम लोग उसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और बैटरी स्टोरेज ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके ओर हम लोग जा रहे हैं। बैटरी स्टोरेज में हम लोग अभी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो हमारी ग्रीन पावर है उस पावर को हम लोग 24/7 इस्तेमाल कर पाए, ऐसा भी हमारा प्रयास है। मैं एक और चीज आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां रेगिस्तान तो नहीं है, तो रेगिस्तान के न होने से जो सोलर है उसकी एक हमारी लिमिटेशन है। लेकिन हमारे यहां पर पंप स्टोरेज के बहुत अच्छे हमारी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने पंप स्टोरेज के क्षेत्र में 75,000 मेगावाट के एमओयू की है, 75,000 मेगावाट की, और हम 1 लाख मेगावाट तक उसको ले जाएंगे।
और ये सारे एमओयू केवल एमओयू के स्टेज पर नहीं है, मैंने इसकी एक वॉर रूम तैयार की है, जिस वॉर रूम के माध्यम से हम लोग इसके हर पहलू को मॉनिटर करते हैं और जहां पर भी ये अटकते हैं तो हम उनको मदद करते हैं। मेरा अपना मानना है कि अगले 2 साल में इसमें से कम 7,000 मेगावाट हमको बिजली हासिल होगी। और पंप स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए, और पंप स्टोरेज इज लाइक अ बैटरी स्टोरेज, तो एक प्रकार से ये जितना ग्रीन पावर है, इस ग्रीन पावर को स्टेबलाइज करने के लिए हम केवल महाराष्ट्र नहीं तो देश का पावर हाउस बनने जा रहे हैं और देश की ग्रिड को स्टेबलाइज करने का काम हमारे पंप स्टोरेजेस के माध्यम से आने वाले दिनों में हम करेंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। स्टील क्षेत्र में महाराष्ट्र आगे जा रहा है, स्टील क्षेत्र का लीडर महाराष्ट्र बन रहा है, लेकिन हमको केवल स्टील क्षेत्र का लीडर नहीं बनना, हमको ग्रीन स्टील क्षेत्र का लीडर बनना है और देश के ग्रीन स्टील के एक्सपोर्ट में एक बड़ी हिस्सेदारी ये महाराष्ट्र करेगा। इस ओर हमको आगे बढ़ना है और मेरा विश्वास है कि यहां पर बैठे हुए स्टील के क्षेत्र में काम करने वाले जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग इसमें पहल करेंगे और हमारी सरकार उनका हैंड होल्डिंग करेगी, उनको मदद करेगी और हम इसको आगे ले जाएंगे। मैं फिर एक बार हमारे योगेश जी का और आईफा का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने ये बहुत अच्छा महाकुंभ यहां पर आयोजित किया है और आदरणीय हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मिशन आपने ग्रीन स्टील का शुरू किया है, उस मिशन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, मोदी जी को बधाई देता हूं और उस मिशन में हम एक बड़ी हिस्सेदारी लेंगे, ऐसा आपको आश्वस्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जाते जाते जिन इंडस्ट्रीज को अभी ग्रीन स्टील का सर्टिफिकेट मिला है, उनको मन से बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तकरीबन 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है और 80,000 नौकरियां महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण इस रीजन में हो रही है। क्या बताओगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि आज आईफा स्टील एक्स 2025 स्टील महाकुंभ का आयोजन पहली बार बॉम्बे में हुआ है इस बार, और इसमें लगभग 1800 से ज़्यादा स्टील प्लांट ऑल अक्रॉस इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं। 2 दिन का ये अपना ये डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में होने वाला है यहाँ पर। इस कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि माननीय अपने मुख्यमंत्री साहब ने ये रखा कि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम कुछ MOU साइन करना चाहते हैं। हमें लगा कि कुछ MOU का मतलब था कि भाई 2-5-10,000 5,000-10,000 करोड़ के कुछ MOUs हो गए, बट रात होते होते कल पता चला कि वो 80,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र को अब एक नया स्टील हब के रूप में नॉट ओनली यहाँ के पॉलिसी मेकर्स या लीडर्स बट ऑल्सो द स्टील फेटर्निटी के जो लोग हैं वो देखते हैं। और इस सबसे खुशी की बात ये कि जो स्टील फेटर्निटी के लोग ऑलरेडी स्टील बिजनेस में जिनके ऑलरेडी सेटअप्स है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना सेटअप, अपना घर जहाँ पर जमा है वो छोड़ के कोई अगर महाराष्ट्र में आता है या दूसरे स्टेट में जाके आता है तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एक मार्केट क्रिएट किया है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है, यहाँ का मार्केट सबको अट्रैक्ट करता है। और उसके ऊपर जो हमारे CM सर ने, महाराष्ट्र के CM सर ने जो गडचिरोली माइनिंग का जो एक नया इकोसिस्टम बनाया है कि वहाँ के माइंस को ओपन किया है, वहाँ गडचिरोली जहाँ कोई जाता नहीं था वहाँ पर आज बिजनेस की बातें हो रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन ये हो रहा है। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ट्रम्प टैरिफ के चलते हम लोग थोड़ा स्ट्रेस में आए थे, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक विज़न दिया। उन्होंने बोला कि इसको काउंटर करना है, क्यों ना हम सब एक साथ एक मंच पे आए और एक विज़न लेके चले। तो उन्होंने ये कहा कि क्या हम 50 मिलियन टन स्टील, जो आज 8 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम 50 मिलियन टन स्टील आने वाले 3 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
जब इंडस्ट्री से ये बात हुई तो इंडस्ट्री ने अपने प्रश्न रखे। उन्होंने इंडस्ट्री ने ये बताया कि हमको जो दिक्कतें अगर वो रिजॉल्व होती है तो हम अफोर्डेबल स्टील, मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकता हूँ, मैं ग्रीन स्टील की बात, पर अफोर्डेबिलिटी की बात करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम अफोर्डेबल स्टील बना पाते हैं तो हम ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएंगे और फिर 50 मिलियन तो क्या 200 मिलियन टन भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इमीडिएट एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय कॉमर्स मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया, माइनिंग मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है और 14 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये डिसाइड होने वाला है कि क्या हम स्टील के कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आता है सबसे पहले कि हम लोग हमारे आयरन ओर माइंस को एक्सप्लोर करके आयरन ओर माइंस की कॉस्ट कम करें ताकि उससे हम कॉस्ट स्टील का कम कर सकें। ओके, प्रभाकर सर, आपकी कंपनी देश लेवल पर काम करती है, लेकिन आप गढ़चिरौली जैसे इलाके में काम कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और सीएम सर ने आज जो MOU साइन किया उसके बारे में क्या बताएं? आज गढ़चिरौली एक स्टील हब बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विजन है। इसका एक फाउंडेशन ऑलरेडी हो चुका है। आज इस तरफ हमारा तरफ से माओवादी का मुक्त करके मेन स्ट्रीम में लेके आया और वो लोग का एक माध्यम से वो पूरा कम्युनिटी का इंटीग्रेट कर दिया। ये पहले बार है, किधर भी नहीं होते इधर। सो एवरी वर्कर का ओनर बनाने के लिए भी उसका इंस्ट्रक्शंस है। सो एवरी मेंबर शेयर होल्डर भी हो गया। ये बहुत अच्छा चीज़ है। इवन लैंड लूजर भी शेयर होल्डर हो जाते, कोई नौकरी कर रहे हैं वो भी शेयर होल्डर हो जाते हैं। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा चीफ मिनिस्टर का विजन का कारण वी आर एबल टू एग्जीक्यूट। अभी लास्ट 25 साल में कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट आने के लिए बहुत समय होते हैं। अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम हम 3 साल के अंदर ऑलरेडी 5000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है गढ़चिरौली में। और इसमें सेकंड चीज़ है यूथ का इन्वॉल्व हो गया। खाली वो लोग वर्कर का माध्यम में ज्वाइन नहीं कर रहे, वो लोग एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, मैनेजर बनाने के लिए भी बहुत ट्रेनिंग और सिस्टम किया। हमारा मुख्यमंत्री क्या किया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का लेके आया गढ़चिरौली में। अभी 5 महीना का अंदर MOU हुआ। अभी कोर्सेज भी शुरुआत हो गया, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन मेटलर्जी, और कर्टन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा गोंदवाना यूनिवर्सिटी का मिल के शुरू किया। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ इज सीन बाय द पीपल। कोई भी देख रहे, आज वो रिजल्ट देख रहे। और विमेन एम्पावरमेंट में भी चीफ मिनिस्टर का पूरा एक क्लियर मैंडेट है, एवरी वॉक एवरी डिपार्टमेंट में विमेन का कैसा एंगेज करना। सो अभी हमारा स्टील मेकिंग हो, लॉजिस्टिक हो और हमारा माइनिंग हो, there has been all kinds of women inclusive work is happening. So I think गढ़चिरौली एक बहुत बड़ा फाउंडेशन ऑलरेडी हुआ। आई थिंक अभी डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं। अभी कितना इंडस्ट्रीज आ रहे। पीपल ऑफ गढ़चिरौली वांटेड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल फ्री माइनिंग एंड एनवायरमेंटली सेफ स्टील मेकिंग। आज का तरफ से यस मेड इट वेरी क्लियर वो कैसा एनवायरमेंट का कोशिश करने के लिए। राजमुंद्री में एक बहुत बड़ा नर्सरी होते, उधर से सैपलिंग सब जगह में जाते। अभी आई थिंक ही हैज़ मेड अ विजन टू स्टार्ट बेस्ट नर्सरी ऑल्सो इन गढ़चिरौली। आई थिंक होलिस्टिक 360 डिग्री का ओरिएंटेशन में उधर हो रहे। आई एम वेरी श्योर इसका विजन में इट कैन यस्टरडे बेसिस में एक प्रोजेक्ट होगा। कितना भी MOU हुआ, पहले का MOU हुआ, वो भी डेवलपमेंट फेसेस में आ गया। आई थिंक वेरी श्योर ये MOU करके इतना MOU का कन्वर्ट हो रहे। डेफिनेटली सर का विजन है नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर होने के लिए महाराष्ट्र। आई थिंक वो बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।